हेलो बच्चे, माई सेल्फ ऋषि गुप्ता। और बच्चे आज का जो टॉपिक है उसमें हम 21 और 22 में जो एनओसा का पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। एज यू ऑल नो कि मेरे पास जब भी एनएसओ का पेपर होता है उसमें 4 सेक्शन है। बेसिकली 2 सेक्शन होते हैं, एक लॉजिकल रीजनिंग का और एक साइंस का, जिसमें साइंस में 3 टॉपिक है, केमिस्ट्री, बायो एंड फिजिक्स। तो यहाँ पे आपको 2021 और 2022 के बीच में जो एनओसी का पेपर हुआ है उसमें फिजिक्स के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वो अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। उसके डिस्कस करने से पहले कुछ चीजें आप हमेशा दिमाग में रखना कि आपको हमेशा शुरुआत में एडिशनल 10 मिनट मिल रहे होंगे ओएमआर फिलिंग करने के लिए, अपने नाम वगैरह लिखने के लिए, और इतने सेक्शन में बटे होते हैं। सर लॉजिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन मिलेंगे, साइंस के 35 क्वेश्चन और अचीवर सेक्शन में 5 क्वेश्चन, जिसमें साइंस में जो नॉर्मल आपके 35 क्वेश्चन वो 1-1 मार्क्स के होते हैं, जबकि अचीवर सेक्शन में जो क्वेश्चन है वो आपके 3 मार्क्स के होते हैं। कोई भी ऑप्शनल नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप किसी क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं है, सारे आपको अटेम्प्ट करने हैं। सर कोई भी क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग का नहीं होता है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है आपको, ठीक है ना। तो ये सारी चीज है। और एक छोटा सा इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी ओएमआर फिल करें बच्चे, पहले करेक्ट आंसर निकालें, फिर वो आंसर में जो ऑप्शन है वो ऑप्शन को सही से ओएमआर जरूर करना, वरना सारा मेहनत खराब हो जाता है, ठीक है। ये कुछ गाइडलाइंस थे जो अपने को डिस्कस करना था। नाउ 2021 से 22 के बीच में एनओसी का जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था उसके हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, कुछ नहीं वो पेपर ही डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली। तो सेक्शन ए जिसमें आपने देखा था कि 35 टोटल क्वेश्चन होते हैं, उसमें से फिजिक्स के जो क्वेश्चन है वो अपन यहां डिस्कस करने वाले हैं। चलो बच्चे, यहां पे पहला क्वेश्चन जो आपके पास है वो लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार इस चीज को समझ लेते हैं और समझने के बाद एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर रिप्रोड्यूस एन इमेज 1/2n + 1th ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। इमेज का मिरर से कितना डिस्टेंस होगा वो मुझे पता करना है। और क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, गिवन है सर मेरे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये सर उसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। सर यहां पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट की हाइट मान लो कितनी है, एचओ है। तो ऑब्जेक्ट की हाइट एचओ है, तो इमेज की हाइट क्या बोल रहा है सर, ऑब्जेक्ट के हाइट का 1/2n + 1th टाइम्स है। तो सर ये चीज मुझे मिल गया। अब मुझे एक चीज पता है कि सर HI/HO ये वैल्यू किसके इक्वल होगा सर, -V/U के। मैं यहां पे सपोज कर लेता हूं कि यहां पे मेरे पास कोई इमेज बन रहा है, ठीक है ना। मैं इमेज को थोड़ा सा मान के चल लेता हूं कि यहां पे इमेज बन रहा होगा, ठीक है ना। यहां पे इमेज बन रहा होगा, ये डिस्टेंस मेरे पास v हो जाएगा, ये डिस्टेंस मेरे पास u हो जाएगा, ठीक है। u ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस होती है, v इमेज की मिरर से डिस्टेंस होती है। तो HI/HO -V/U है, और इसकी वैल्यू कितने दे रखा है बच्चे, 1/2n + 1 दे रखा है। बोलो ये बात भी बिल्कुल सही है ना। अब आपसे क्या कह रहा है, v की वैल्यू मुझे यहां पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो अब यहां पे देख लेना कि मेरे पास मिरर फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। और अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है और फोकल लेंथ f है, तो आप आराम से कह सकते हो कि सर f = कितना हो जाएगा, r/2। बोलो क्या ये बात क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो है ना। अब देखना सर कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर में कैसा होगा सर, फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। तो मैं यहां पे एक चीज लिख देता हूं 1/v। v की वैल्यू मुझे नहीं पता है, प्लस में लिख देता हूं 1/u। u की वैल्यू मैं ऐसे ही लिखने देता हूं, और f को मैं क्या लिख देता हूं, r/2 लिख देता हूं, ये हो जाएगा। अब देखना मुझे v की वैल्यू निकालनी है ना। तो मैं यहां पे बच्चे अगर u v से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है ना, किससे, v से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड में, तो कोई दिक्कत है सर, दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा v/u, ये हो जाएगा 2v/r। अब ध्यान से देखना सर, यहाँ पे v/u की वैल्यू मुझे दिया हुआ है क्या, 1 + v/u हो जाएगा -1/2n + 1 = 2v/r।
सर यहां से अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 2n प्लस 1, ये -1 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 2v/r। 1 से 1 कट गया, ठीक है ना, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो v की वैल्यू nr अपॉन 2n प्लस 1 आ रहा है। देखना क्या ये चीज सही है। तो आपको बस एक फॉर्मूला ये पता करना चाहिए था कि सर आपको ये पता है मैग्निफिकेशन जो होता है वो HI/HO होता है, जो मिरर में -v/u के बराबर होता है। क्या ये कहानी याद है? और ये v/u की वैल्यू आपको दिख रहा है, या HI/HO की वैल्यू 1/2n प्लस 1 है। और एक बाई मिरर फॉर्मूला, ये आपको पता है मिरर फॉर्मूला से कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है, जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर r और फोकस में जो रिलेशन होता है वो होता है f इज इक्वल टू r/2। तो ये अगर कहानी आपको याद है तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली आप कर सकते थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का है क्या क्वेश्चन, एक बार समझ लेते हैं। कह रहे हैं मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस दिख रहा है आपको, इज प्लेस्ड इन पाथ ऑफ यूनिफॉर्म पैरेलल बीम। ये पैरेलल लाइट बीम है जो कि यहां से जा रहा है। स्क्रीन इज प्लेस्ड, यहां पे एक स्क्रीन रखा है जिसको बहुत सारे रीजन WX, XY, YZ, ZP के बीच में डिवाइड किया गया है। कह रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस एज शोन इन फिगर, जैसा फिगर में दिखाया गया, द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड स्क्रीन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ये अप्रोक्सीमेटली फोकल लेंथ के इक्वल में है। अब ये 4 ऑप्शन है, देखते हैं क्या सही है। तो मैं यहां पे आपको एक चीज बताता हूं, ये बेसिकली इंटेंसिटी के बारे में बात किया जा रहा है। इंटेंसिटी क्या सर? जहां पे ज्यादा लाइट रेज जाएंगी, लाइट की इंटेंसिटी वहां पे ऑफ कोर्स सी बात है ज्यादा होगी। लाइट रेज जहां कम होंगी सर वहां पे लाइट की इंटेंसिटी कम होगी। अब आपको एक प्रॉपर्टी पता है, कौन सी प्रॉपर्टी? ध्यान से देखना सर, अगर कोई भी मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है तो वो क्या करता है? कन्वर्ज कर रहा होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है ना। तो अगर कोई भी पैरेलल बीम आता है तो सर वो फोकस पर कन्वर्ज करता है। तो यहां पे जो लाइट बीम है बच्चे, ये मैक्सिमम आपका यहां पे फोकस पर क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा, और ये वाला लाइट तो यहां पे चला जाएगा। तो आपको बच्चे इस रीजन में मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा। क्या? मैक्सिमम इंटेंसिटी। और इस रीजन में थोड़ी कम इंटेंसिटी मिलेगी। तो आपको अब ऑप्शन देख लेते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल बी सेम एवरीवेयर ऑन द स्क्रीन। नहीं सर, एवरीवेयर ऑन द स्क्रीन में सेम हो ही नहीं सकता है। इंटेंसिटी ऑफ रीजन एक्स जेड विल बी स्मॉलर। एक्स जेड के बीच में स्मॉलर इंटेंसिटी होगा, ये तो वैसे ही गलत हो गया। डी ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। इंटेंसिटी इन द रीजन डब्ल्यू एक्स और जेड पी, डब्ल्यू एक्स और जेड पी विल बी स्मॉलर। हाँ सर, इस रीजन में स्मॉलर इंटेंसिटी होगी लाइट पे, जबकि एक्स जेड के बीच में इंटेंसिटी लाइट की ज्यादा होगी। तो ऑप्शन डी मेरे पास करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। चलो एक बार ये क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट फॉलिंग ऑन अ ग्लास प्रिज्म। ये आपको एक प्रिज्म दिख रहा है, आपने प्रिज्म के बारे में भी पढ़ा हुआ है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में। गेट स्प्लिट इनटू 7 कलर्स। आपको भी पता है कितने टोटल कलर होते हैं? टोटल कलर होते हैं जिसे आप विबग्योर के नाम से जानते हैं। 7 डिफरेंट कलर होते हैं। कौन कौन से? विबग्योर। और आपको पता है सर, V से R पे जाने पे जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ जिसे आप जनरली लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हो, वो इंक्रीज होता है। यानी सर वायलेट का सबसे कम वेवलेंथ होता है और इस R का सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगा। ठीक है। कह रहा है विच इज फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट। यहां पे ध्यान से देखना, आपको इनकरेक्ट ऑप्शन छांटना है। तो अब एक बार ट्राई करें कि कौन कौन सा ऑप्शन गलत है। चलो पहला ऑप्शन देखते हैं। द कलर ऑफ पोजीशन मार्क्ड 5 इन सिमिलर द कलर ऑफ गोल्ड मेटल। नहीं बच्चे, आपको एक चीज पता होगा कि जब व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से गुजरता है तो ये मेरे पास 7 डिफरेंट कलर में टूट जाता है, जो कि होता है विबग्योर। वायलेट सबसे ज्यादा डेविएट होता है, रेड सबसे कम डेविएट होता है, और वायलेट सबसे नीचे आएगा और रेड कलर सबसे ऊपर आएगा। तो 5th नंबर पे अगर मैं देखूं तो ये हुआ 5th नंबर, यानी ब्लू। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल तरह से गलत है, यानी ऑप्शन ए तो मेरे पास सही आंसर है ये। अब एक बार बी सी डी देख लेता हूं कि ये इनकरेक्ट है या करेक्ट है। ठीक है। तो द कलर एट पोजीशन मार्क्ड 1 पे जो पोजीशन पे कलर मार्क्ड है, वेवलेंथ लॉन्गर वेवलेंथ देन 4, तो 4 से ज्यादा वेवलेंथ होगा। हाँ, रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है किससे? सर ग्रीन से।
तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है, ये सही है, मगर मुझे छांटना इनकरेक्ट है, तो ये मेरे पास ऑप्शन नहीं होगा। द कलर एट पोजीशन मार्क 7 इज वायलेट, बिल्कुल बात सही है, वायलेट कलर होगा। द कलर एट पोजीशन मार्क 5 हैज लोअर स्पीड देन 1, बिल्कुल बच्चे, क्योंकि आपको एक चीज पता है कि मेरे पास जो म्यू है, यानी सर मेरे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1/λ के प्रोपोर्शनल होता है, और म्यू की वैल्यू होती है c/v के, यानी सर जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसकी स्पीड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो कलर पोजीशन मार्क 5 हैज लोअर, हाँ सर 5 की मेरे पास क्या है, वेवलेंथ ज्यादा है, तो सर वहां पे 5 पे जो है स्पीड लोअर स्पीड देन आई, बिल्कुल बात सही है, ठीक है ना। तो जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका वेलोसिटी भी कम होने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन ए मेरे पास केवल इनकरेक्ट ऑप्शन हुआ। अब ध्यान से देखना, 5 रजिस्टर ईच हैविंग सेम रेजिस्टेंस, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक है, आप लोग पढ़े भी होंगे। यहाँ 5 आपको रजिस्टर दिख रहे हैं जो कि सेम रेजिस्टेंस के हैं, और कह रहे द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, यानी इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 2 ओम दे रखा है। देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर, इस रेजिस्टेंस के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यही निकालना। चलो एक बार देख लेते हैं। मान लेता हूं अगर इसका आर है तो सर इसका भी रेजिस्टेंस आर है, इसका भी आर है, इसका भी आर है, और इसका भी आर है। अगर आप इन तीनों को देखें तो क्या ये तीनों आपको पैरेलल में नजर आ रहे हैं, बिल्कुल बात सही है। तो ये किस में हो गए सर, ये पैरेलल में हो गए, और पैरेलल में हो गए तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इन तीन का, सर इन तीन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r इक्वल टू 3/r। तो r इक्विवेलेंट r/3 हो जाएगा इन तीनों का। उसके बगल एक स्मॉल r है सर, स्मॉल r, फिर यहां पे मेरे पास एक r और है स्मॉल r का, और ये सारे के सारे किससे जुड़े हुए हैं बच्चे, एक 10 वोल्ट के बैटरी से जुड़े हैं। बोलो ये क्लियर है। और मुझे पोटेंशियल किसका निकालना है सर, इसी का पोटेंशियल निकालना है r पे। अब देखते हैं कि सर कैसे निकाल सकते हैं। सर अगर इसमें करंट मैं निकाल लूं तो क्या सर इसमें फ्लो होने वाला करंट से मैं ये वैल्यू निकाल सकता हूं v की, बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो ले देके मुझे यहां करंट की वैल्यू निकालनी है। अब R इक्विवेलेंट कितना है बच्चे, R इक्विवेलेंट क्वेश्चन में कहा है 2 ओम है ना, तो R इक्विवेलेंट 2 ओम है, तो बैटरी कितना है 10 वोल्ट है, तो सर V इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट, V की वैल्यू 10 है, आई आर इक्विवेलेंट 2 है, I की वैल्यू क्या 5 एम्पियर हो जाएगी, बिल्कुल। तो यहां से जो करंट जा रहा है वो 5 एम्पियर है, राइट। अब उसमें से कुछ करंट यहां चला जाएगा, मान लेता हूं आई गया, तो सर यहां पे आई अगर गया तो यहां पे कितना जाएगा, नेट 5 जा रहा था, तो यहां पे सर 5 माइनस आई करंट जाने लगेगा। बोलो बात बिल्कुल सही है। अब मैं अगर बच्चे आर की वैल्यू निकाल लूं तो आई की वैल्यू भी निकाल सकता हूं, कैसे, आर इक्विवेलेंट देखना सर, ये r/3 और ये r, ये दोनों आपको क्या लग रहा है, ये दोनों किस में है सर, ये दोनों सीरीज में है कि नहीं। और ये अगर सीरीज में है बच्चे तो इसमें R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R प्लस r/3 कितना हो जाएगा 4r/3, और ये R और ये 4r/3 किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो R इक्विवेलेंट सर्किट का क्या होगा बच्चे, R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/this प्लस 1/this, कितना हो जाएगा 1/R प्लस 3/4R, कितना हो जाएगा 7/4R। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई बच्चे 4R/7, और R इक्विवेलेंट क्वेश्चन में कितना दिया है सर 2 ओम है, तो ये हो जाएगा 2, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/2 ओम। बोलो R की वैल्यू 7/2 ओम हो गई। तो बच्चे यहां पे I की वैल्यू निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं, कैसे सर, इन दोनों के बीच में अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखूं तो 4R/3 है, कितनी है 4R/3, और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है सर, वो 10 वोल्ट है, ध्यान से देखो। तो क्या यहां पे इसके लिए मैं लिख सकता हूं V इज इक्वल टू आई इंटू आर, और R कितना है सर 4R/3 है, ठीक है ना। तो 10 इज इक्वल टू आई की वैल्यू नहीं पता 4/3, और R की वैल्यू कितनी है, ये हो गया 7/2, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे 10 इंटू
ये 2 से कट गया, ठीक है ना, 10 इंटू 3/7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 5, 15/7 एम्पियर। बोलो क्या आई की वैल्यू आ गई? तो आई की वैल्यू अगर आ गई तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो सर अगर इस R वाले रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू 7/2 ओम है, इसमें करंट कितना जा रहा है? करंट अभी आपने निकाल लिया 15/7, तो यहां से आप V पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू I इंटू R लिख सकता हूं। कितना आ जाएगा 7.5 वोल्ट, 15/2 7.5 वोल्ट। तो इस R वाले में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 7.5 वोल्ट। तो ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट आंसर है। तो बस एक सर्किट का एनालिसिस है, आप बस इतना समझ लो कि अगर ये देखने में आ गया कि ये तीनों सीरीज पैरेलल में है और इनका कॉम्बिनेशन और ये दोनों सीरीज में है, तो बाकी सारी कहानी बहुत ईजी है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखना, और इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। क्या है कह रहा है? अ लाइन हैविंग अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 डिलीवर्स 20 किलोवाट, यानी जो पावर आउटपुट है बच्चे, पावर आउटपुट यानी जो डिलीवर कर रहा है वो कितना है सर 20 किलोवाट। एट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220 वोल्ट पे। स्मॉल इंडस्ट्रियल द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन। तो बच्चे एफिशिएंसी जिसको आप नीटा से रिप्रेजेंट करते हो होता क्या है? जो आपको आउटपुट मिल रहा है डिवाइडेड बाय सर पी टोटल। अब पी आउटपुट तो सही है, पी टोटल कितना होगा? पी टोटल होगा सर जो आपको, भाई टोटल पावर क्या है? जो आपको बाहर मिल रहा है और जो रेजिस्टेंस के वजह से लॉस में जा रहा है। तो पी टोटल कितना हो जाएगा सर? पी टोटल हो जाएगा पी आउटपुट प्लस पी लॉस। और अगर परसेंटेज निकालना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं। क्या पी आउटपुट पता है? बिल्कुल पता है। अब पी लॉस कितना होगा ये समझने का कोशिश करते हैं। पी लॉस निकालेंगे कैसे? सर यहां पे जो रेजिस्टेंस है वो है 0.5 ओम का, है ना, 0.5 ओम का है। और यहां पे पावर डिलीवर कितना है सर? यहां पे पावर डिलीवर आ रहा है 20 किलो वॉट। तो सर आपको P की वैल्यू पता है, P इक्वल होता है V इंटू आई, जो कि है 20 किलोवाट। और I की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 20 किलोवाट डिवाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 220 वोल्ट। तो यहां से I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 इंटू किलो को चेंज करूंगा 1000 डिवाइड बाई दिस, कितना हो जाएगा 2000 डिवाइड बाई 22 यानी 1000 डिवाइड बाई 11 एम्पियर। क्या ये चीज सही है? अब यहां पे जब आई पता बच्चे, तो इस रेजिस्टेंस से जो पावर लॉस हो रहा है वो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर। अब आई स्क्वायर कितना हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई 11 स्क्वायर इंटू आर 1/2 हो जाएगा, है ना? तो ये पी लॉस आ गया। अब यहां पे एक बार वैल्यू पुट करना, पी आउटपुट कितना है सर 20 इंटू 1000, 20 किलोवाट है। पी आउटपुट 20,000 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 स्क्वायर अपॉन 11 स्क्वायर इंटू 1/2। और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप अगर देखोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.82, ठीक है। और अगर परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर दूंगा तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। तो ऑप्शन सी मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेट 82% के आसपास, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि एफिशिएंसी क्या होता है सर, जो टोटल आउटपुट मुझे मिला डिवाइडेड बाय जो पावर टोटल मैंने दे रखा था। अब आउटपुट तो सर पूरा नहीं मिलेगा क्योंकि कुछ पार्ट तो लॉस भी हो रहा है ना, तो आउटपुट मुझे पता है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। अच्छा आउटपुट अगर पता है तो उसके हिसाब से करंट निकाल सकता हूं, करंट निकाल गया तो इस रेजिस्टेंस की वजह से जो लॉस हो रहा होगा वो भी निकाल लिया। तो क्या ये भी क्वेश्चन क्लियर है? ट्रिकी था बस एक ये वाला पार्ट, लॉस इन रेजिस्टेंस, बाकी तो सब इजी है ना। चलो एक और क्वेश्चन है, ये एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है गिवन डायग्राम शोन एन इलेक्ट्रिक मोटर, एक इलेक्ट्रिक मोटर दिखाया गया है। स्टेज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ साइड ए बी एंड साइड सी डी व्हेन द स्विच या की इज ऑन। 4 ऑप्शन दिए हैं,
ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। आपको पता है सर किसी भी करंट में, मतलब कोई भी वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है और उसको मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूं तो उसमें एक थर्स्ट फोर्स लगता है, ठीक है ना। आप अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देखेंगे तो उसमें जो थंब है वो आपको सर फोर्स की डायरेक्शन देता है, फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड जिसे मैं बी से कर रहा हूं वो ये वाली उंगली हो गई, और मिडल फिंगर डायरेक्शन में मैं करंट रखता हूं। तो आप ऐसे याद रखना FBI, ठीक है। अब सर यहां पे अगर इस हिसाब से आप देखें तो देखना करंट की डायरेक्शन क्या है सर, करंट की डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में। तो अगर मैं करंट की डायरेक्शन यहां पे रखता हूं और यहां पे देखना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी सर, मैग्नेट के अंदर नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है साउथ के डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब लेफ्ट हैंड थंब रूल लगाना सर, ये क्या हो गया FBI, ये बी के डायरेक्शन में होगी, सॉरी फ्लेमिंग लेफ्ट नहीं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, तो राइट हैंड का यूज करना। तो यहां पे आई की डायरेक्शन में ये हो गया आई, बी ये हो गया, तो थंब अपवर्ड की डायरेक्शन में, तो इस पे फोर्स अपवर्ड लगेगा जबकि इस पे फोर्स डाउनवर्ड लगेगा। बस इतना चीज आपको अगर पता चल गया तो ये आपको भी पता चल जाएगा, ए बी जाएगा अपवर्ड और सी डी जाएगा डाउनवर्ड। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलो ये सेकंड वाला भी देखते हैं। यहां पे आपसे कह रहा है सर एक स्ट्रेट वायर है और एक ये है और ये फिर आई है। अब ये देखना सर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे अगर यहां पे करंट I/2 जाएगा तो यहां पे भी तो करंट I/2 जाएगा, यस और नो सर, क्योंकि आपको दिख ही रहा है ये दोनों सिमेट्री है। तो सर जितना ऊपर गया करंट उतना नीचे जाएगा, और टोटल करंट I है तो I/2 चला जाएगा। अब आप ध्यान से देखना सर इस वाले के वजह से, सर अगर इस वाले में करंट I/2 जा रहा है तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मान लेते हो वो मैग्नेटिक फील्ड है B0, कितना है B0, और उसकी डायरेक्शन कैसे देखोगे सर, मैं यहां से अगर देखूं तो फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में मूव कराऊंगा तो इनसाइड द प्लेन आएगा, इनसाइड द प्लेन। और जो नीचे वाला पार्ट है बच्चे उसमें भी करंट I/2 जा रहा है, उसके सेंटर पे सर अगर सिमेट्री देखूं तो करंट सेम है, रेडियस भी सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर वाले के वजह से भी जितना क्रिएट होगा उतना नीचे वाले के वजह से भी क्रिएट होगा B0। और इसकी डायरेक्शन देखना, फिंगर्स इस डायरेक्शन में मूव कराऊंगा तो थंब बाहर यानी आउटसाइड, आउटसाइड द प्लेन आएगा। अब देखना नेट क्या होगा, नेट सर इन दोनों के वजह से यहां पर दोनों को ऐड करूंगा तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, इसके वजह से आउटसाइड है, तो यहां पे एट सेंटर सर दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही है। फिर एक क्वेश्चन है, ये भी एक बार देख लेते हैं, सिंपल सा है, कह रहे टू अनइक्वल मासेस P एंड Q मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन। अनइक्वल मास है, मासेस सेम नहीं है, ब्रॉट टू रेस्ट बाय अप्लाइंग इक्वल रिटार्डेशन फोर्स, इक्वल रिटार्डेशन फोर्स लगा रहा है। इफ P मूव ट्वाइस द टाइम एज Q, अगर P ट्वाइस द टाइम्स ऑफ Q से 2 गुने टाइम पे जाकर रुक रहा है, बट गोज ओनली 1/4 ऑफ द डिस्टेंस, यानी P मूव कर रहा है ट्वाइस द टाइम ऑफ Q और केवल मूव कर रहा है 1/4 दैट डिस्टेंस कवर्ड बाय Q, है ना। तो कह रहा है रेशियो ऑफ देयर इनिशियल वेलोसिटी। अब मैं एक बार क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं, P Q सर अलग अलग मासेस के हैं, मान लो इनिशियल वेलोसिटी ये UP से चल रहा है, ये UQ से चल रहा है, T=0 से सर P ट्वाइस ऑफ द टाइम लगा रहा है रुकने पे, ये जब यहां पे रेस्ट पे आ रहा है तो ट्वाइस ऑफ द टाइम लगा रहा है, किसके सर Q के रिस्पेक्ट में, जब Q रुक रहा है देन। और सर Q अगर डिस्टेंस चल रहा है S तो ये डिस्टेंस चल रहा है उसका 1/4 यानी S/4, बोलो सही है। अच्छा अब देखना यहां एक और चीज है कि बाय अप्लाइंग इक्वल रिटार्डेशन फोर्स, रिटार्डेशन इक्वल नहीं है, रिटार्डिंग फोर्स इक्वल है। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो इस पे भी रिटार्डिंग फोर्स अगर F लग रहा है तो इस पे भी कितना लग रहा होगा, F ही लग रहा होगा, बोलो एग्री हो इस बात से। अब देखना सर यहां पे अगर आप देखो तो इसका रिटार्डेशन AP मान लेता हूं और इसका रिटार्डेशन AQ मान लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पहले वाले में अगर मैं देखूं तो इनिशियल वेलोसिटी UP है, फाइनल रेस्ट है टाइम, तो S = UT प्लस
हाफ AT स्क्वायर, याद है आप सबको, याद है ना। ये कितना डिस्प्लेसमेंट चला सर, S/4 चला, ठीक है। यू इनिशियल वेलोसिटी यूपी था, टाइम कितना लगा 2t लगा, माइनस हाफ AP इंटू 2t का होल स्क्वायर, ये लिख सकता हूं। अच्छा, एक यहां से इक्वेशन अगर मैं देखूं तो ये डिस्टेंस s चला इज इक्वल टू यू क्यू इंटू टाइम कितना लगा t माइनस हाफ, ये कितना होगा ए क्यू इंटू टी स्क्वायर। ये दो इक्वेशन लिख सकता हूं ना बच्चे, इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक चीज और है, अगर आप ध्यान से देखो तो एक और इक्वेशन था, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जहां पे आप कहते थे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता था ना। ये इक्वेशन एक बार लगा के देखते हैं। सर ये इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी अगर p के लिए देखूं तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी यूपी स्क्वायर है, रिटार्डेशन 2ap इंटू S/4। इसके लिए अगर लिखूंगा तो फाइनल 0 है, यू क्यू स्क्वायर है माइनस 2a क्यू इंटू एस, है ना। तो ये दोनों इक्वेशन यहां से लिख सकता हूं, यहां से मैं ये लिख सकता हूं सर यूपी स्क्वायर इक्वल टू 2AP/4, और यहां से क्या लिख सकता हूं यू क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2AQS। अब मुझे यूपी बाई यू क्यू का रेशियो लेना है, ठीक है ना भाई, यही तो निकालना था कि रेशियो ऑफ देयर इनिशियल वेलोसिटीज। तो इनिशियल वेलोसिटी सर यानी यूपी स्क्वायर डिवाइड बाई यू क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2s, 2 से 2s कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा AP/4 डिवाइड बाई AQ, कितना हो जाएगा AP/AQ इंटू 1/4। क्या ये चीज क्लियर है? मगर सर यहाँ पे इनका रेशियो AP/AQ का रेशियो कैसे निकाला जाए, ठीक है, वो अपन यहां से निकाल सकते हैं बच्चे। देखना कैसे निकालेंगे। एक काम यहां पे कर सकते हैं, यहां पे अगर आप थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन लगाएं तो आप बहुत सारे कैलकुलेशन से बच सकते हो बच्चे। कैसे बच सकते हो, बस ये देखना। सर आपको ना एक फॉर्मूला याद कराता हूं, S इज इक्वल टू होता है VT माइनस हाफ AT स्क्वायर, जहां V होता है फाइनल वेलोसिटी, है ना। तो यहां से आप ये चीज निकाल सकते हो कैसे। पहले वाले के लिए अगर इक्वेशन आप लिखोगे तो डिस्प्लेसमेंट S/4 चला इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी तो खैर 0 ही है, ये हो जाएगा हाफ इंटू AP इंटू 2t का होल स्क्वायर। और दूसरे वाले के लिए अगर देखूंगा डिस्टेंस चला s, हाफ फाइनल वेलोसिटी तो इसका भी 0 ही था, ये कितना हो जाएगा हाफ AQ इंटू टी स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पे इन दोनों का रेशियो लोगे ना बच्चे तो ये हो जाएगा 1/4 इक्वल टू हाफ से हाफ कट जाएगा AP/AQ इंटू ये हो जाएगा 4/1। तो बच्चे AP/AQ की वैल्यू आपको कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1/16। और अगर 1/16 आ गई है तो अब यहां पे देखना इसकी वैल्यू कितनी थी AP/AQ जो कि है 1/16 इंटू 1/4, और ये वैल्यू किसके बराबर है यूपी अपॉन यूक्यू के होल स्क्वायर के। तो अगर यहां से इसको देखूं तो ये क्या UP/UQ इज इक्वल टू √1/16 इंटू 1/4 हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल होगा सर 16 का √4 और इसका 2 तो 1/8 हो जाएगा क्या। तो यहां से आप देखना ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, यानी आपको एक फॉर्मूला याद रखना S इज इक्वल टू VT माइनस हाफ AT स्क्वायर, और दूसरा याद रखना है V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2as, जहां V क्या है फाइनल वेलोसिटी। तो ये दो इक्वेशन अगर याद रखे रहोगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से हो जाएगा आपका, राइट। चलो एक क्वेश्चन और है, क्या कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी E है, काइनेटिक एनर्जी होता है क्या है सर हाफ mv स्क्वायर, यानी ऑब्जेक्ट का मास अगर m है वेलोसिटी v है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती है ना। कह रहा है उसका टाइम के साथ ग्राफ दिया हुआ है एक स्ट्रेट लाइन, द मोमेंटम विल बी प्रोपोर्शनल टू। तो आप यहां पे देखना कि सर क्या काइनेटिक एनर्जी
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी के होगा, क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है सर? हाफ एम वी स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। सर मास से अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो मोमेंटम होता है आपका m इंटू वी, ये भी आपको याद है। तो ये क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m प्रोपोर्शनल टू टी, यानी पी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी, यानी पी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी आ जाएगा। अब प्री प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी क्या है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, राइट। चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो ग्रेविटेशन का, सिंपल सा है यार, ठीक है। आप खैर 9th में ये चीज पढ़े होगे, मगर एनटीएससी में आ जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कह रहा है गिवन स्टेटमेंट सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्या बोल रहा है? इफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी कीप्स बिकम स्मॉलर। अगर कांस्टेंट, देखो कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता है, बट एज्यूम कर लो कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आपने पढ़ा होगा ना फॉर्मूला, F इजिकल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है ना। है कि नहीं? अब इस जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये कॉन्स्टेंटली कम होता जा रहा है। देन आफ्टर सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम द अर्थ विल लीव द सोलर सिस्टम। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है बच्चे। आपको पता है कि भाई सोलर सिस्टम को कौन बांध के रखा है? सन, क्योंकि सारा सोलर सिस्टम तो सन के अराउंड घूम रहा है। अगर आप सोचो भाई, अगर मैं किसी रस्सी से किसी बॉल को ना बांधूं तो क्या वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा? नहीं बच्चे। अगर कोई सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो कोई ना कोई उन दोनों को जोड़ के रखने वाले फोर्स की जरूरत होगी। अब सन और अर्थ घूम रहा है, क्यों? क्योंकि सन अर्थ पे ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है। अब सोचो कि ये फोर्स कम होते होते जीरो हो गया तो फिर ये क्यों इसके चक्कर लगाएगा? सोलर सिस्टम से तो बाहर निकल जाएगा ना। तो क्या स्टेटमेंट 1 सही है? हाँ बिल्कुल, स्टेटमेंट 1 ट्रू है। सेकंड, व्हेन जी डिक्रीजेस विद टाइम ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम स्ट्रॉन्गर। अरे ये तो वैसे ही फाल्स हो गया सर, अगर जी की वैल्यू कम होगी तो फोर्स कहां से ज्यादा हो जाएगा? तो सेकंड फॉल्स है, तो आपका स्टेटमेंट सी सही हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, नो डाउट। क्वेश्चन क्या है? यार एक बॉक्स है जिसको एक बंदा क्या कर रहा है? मूव कराने के लिए पुल कर रहा है, खींच रहा है एक लाइट स्ट्रिंग की वजह से, ठीक है ना। जिसमें से कह रहा है कि बॉक्स पे लगने वाला रफ सरफेस ही है, मगर बॉक्स पे कम फ्रिक्शन लग रहा है, लग सकता है, और इस पे ज्यादा फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। ए बी का मतलब क्या है कि डिनोट्स फोर्स किस पे? ए पर, किसके वजह से? बी पर। और यहां पे आपको एक चीज बता रहा है, एस बी एम किसको रिप्रेजेंट? स्ट्रिंग, बॉक्स और मैन, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है बॉक्स बिगिंस टू मूव अर्लियर देन मैन इफ मैन कंटिन्यूस इंक्रीज हिज पुल फ्रॉम जीरो। ये जब खींच रहा है जीरो से अगर थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा है तो बॉक्स मूव बिगिंस टू मूव अर्लियर, बॉक्स जल्दी मूव करने लगेगा रादर देन किसके? इस आदमी के। और ये बात बिल्कुल बच्चे सही है। क्यों? क्योंकि सर यहां पे अगर मैं बॉक्स को देखूं तो ये बॉक्स है, बॉक्स पे बच्चे टेंशन फोर्स कहां पे लगेगा? सर टेंशन फोर्स यहां लगेगा। अब टेंशन इसको इस डायरेक्शन में मूव तो कराना चाहता होगा, मगर इस पे फ्रिक्शन लगेगा यहां पर, है ना। ये हो गया। अच्छा इस बंदे पे अगर मैं देखूं तो इस बंदे पे देखना बच्चे, टेंशन फोर्स कहां लगेगा? टेंशन फोर्स लगेगा यहां पर, है ना। बट इसको फ्रिक्शन बच्चे रोक रहा होगा, तो इस पे फ्रिक्शन कहां लगेगा? बोलो बात सही है। बट बच्चे बी कब मूव करेगा? बी मूव करेगा जब टेंशन फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगा। ये कब मूव करेगा? जब टेंशन फ्रिक्शन से ज्यादा होगा। बट सर यहां पे जो फ्रिक्शन है वो लेस है, और यहां इस पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो ज्यादा है। तो बच्चे देखना, अगर मैं कंटिन्यूस खींचता रहूं तो एक टाइम ऐसा आएगा ना जब इस फ्रिक्शन, यहां पे जो फ्रिक्शन लग रहा है टेंशन उससे ज्यादा हो जाएगा, और टेंशन अगर फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया, ठीक है ना, टेंशन, तो ब्लॉक मूव करेगा, बिल्कुल मूव करने लगेगा। तो क्या पहला एक स्टेटमेंट ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। दूसरा देखना, एफ एस बी। एस एस बी मतलब सर फोर्स ऑन
किस पे, एफ ए बी का मतलब क्या था, फोर्स ऑन ए, तो एफ एस बी क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन एस, फोर्स ऑन एस यानी फोर्स ऑन स्ट्रिंग ड्यू टू बॉक्स। भाई अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूं तो इस पॉइंट पे बॉक्स फोर्स लगाएगा सर, स्ट्रिंग पे फोर्स ड्यू टू बॉक्स, और इस पॉइंट पे कौन लगाएगा सर, स्ट्रिंग पे फोर्स ड्यू टू मैन, है ना। अच्छा यहां पे टेंशन क्या होगा, टेंशन भाई इस पे कौन लगा रहा है, स्ट्रिंग, तो फोर्स ऑन मैन ड्यू टू स्ट्रिंग, यही तो होगा। तो ये क्या कह रहा है, एफ एस बी एंड एफ एम एस, एफ एम एस फोर्स ऑन मैन ड्यू टू स्ट्रिंग, और एफ एस बी क्या हो जाएगा सर, फोर्स ऑन स्ट्रिंग, ठीक है, ऑन बॉक्स, फोर्स ऑन स्ट्रिंग ड्यू टू बॉक्स। तो ये फोर्स और ये फोर्स, क्या आपके पास एक्शन रिएक्शन होंगे, अरे नहीं यार, एक तो डायरेक्शन सेम है, दूसरा सर ये टेंशन फोर्स है, ये भी टेंशन, ये बॉक्स की टेंशन लगा रहा है, डायरेक्शन, ये दोनों एक्शन रिएक्शन नहीं होंगे बच्चे। ये वाला बॉक्स पे ये जो टेंशन फोर्स है और स्ट्रिंग पे ये दोनों एक दूसरे के एक्शन रिएक्शन होंगे, तो ये तो वैसे ही फॉल्स हो गया ना, है ना। तो सेकंड फॉल्स है, बॉक्स कैन रिमेन स्टैटिक इफ मैन वॉक्स विद कांस्टेंट स्पीड व्हाइल लेटिंग स्ट्रिंग टू पास थ्रू हिज हैंड। अब अगर भाई स्ट्रिंग पे ये फोर्स नहीं लगा रहा है और एक बार मूव करने लगा और कॉन्स्टेंटली कर रहा है, ठीक है ना, तो कॉन्स्टेंटली करने का मतलब सर ये फ्रिक्शन टेंशन के बराबर होगा, भाई कांस्टेंट कर रहा है नेट फोर्स जीरो होगा, यानी फ्रिक्शन और टेंशन बराबर होंगे, और बराबर होंगे बच्चे, तो यहां पे ध्यान से देखना, तो क्या ये पॉसिबल है, बॉक्स कैन रिमेन स्टैटिक, हाँ बच्चे ये पॉसिबल है। मान लो उस टाइम पे टेंशन बहुत ज्यादा नहीं हुआ, फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम नहीं लग रहा है बट थोड़ा सा लग रहा है, और ये उसके टेंशन को बैलेंस कर रहा है, तो यहां पे टेंशन छोटा सा फ्रिक्शन के बराबर होगा, तो बच्चे उस टाइम पे ये बी पर जो फ्रिक्शन लग रहा है उसे तो रोक ही सकता है ना ये, है ना। तो बच्चे क्या रुक सकता है, हाँ, जरूरी नहीं है कि हमेशा ये पॉसिबिलिटीज हो, क्या पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है यहां पे, तो ये भी एक तरह से स्टेटमेंट ट्रू ही है, यानी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है ओनली, यानी सी ऑप्शन सही है। समझ में आया। फ्री बॉडी डायग्राम का मैं फिर से समझा देता हूं, बॉक्स पे एक टेंशन फोर्स यहां लगेगा, इस पे फ्रिक्शन यहां लगेगा, ये आदमी पे टेंशन यहां लगेगा तो फ्रिक्शन इसको यहां पे लगेगा। दूसरा सर अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूं, किसकी, स्ट्रिंग की बात करूं, तो यहां पे एक फोर्स लगेगा किस पर, स्ट्रिंग पर ड्यू टू बॉक्स के वजह से, और इस वाले पॉइंट पे लगेगा स्ट्रिंग पर फोर्स ड्यू टू मैन के वजह से, ये एफ एम एस हो गया, वो भी समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ये तीनों स्टेटमेंट पढ़ के आप ये चीज बता सकते हो कौन सा सही है कौन सा गलत, ठीक है। एक और क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, रीड द गिवन स्टेटमेंट, कह रहे द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ अ साउंड इज डिटरमाइंड बेसिकली बाय इट्स फ्रीक्वेंसी। देखना बच्चे, साउंड में दो चीजें आती हैं, एक लाउडनेस होता है, ठीक है ना, और एक पिच होता है। लाउडनेस हमेशा उस साउंड के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, जबकि पिच हमेशा उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ये आपको पता भी होगा। तो यहां पे सेकंड स्टेटमेंट देखा, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी। बच्चे एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी क्या ये डिपेंड करती है, हाँ, विद विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ टू वाइब्रेट, बात बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट वन अगर आप देखो, लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ साउंड डिटरमाइंड बेसिकली बाय इट्स फ्रीक्वेंसी, नहीं, लाउडनेस तो एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही है ना, पिच फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, बट सेकंड तो ट्रू है ना, तो ऑप्शन सी सही है मेरे पास। अब सेक्शन बी है, सेक्शन बी में बच्चे आपके पास जो क्वेश्चन होते हैं उनके 3 मार्क्स होते हैं, तो एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या होगा। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है यार बच्चे, सिंपल तो नहीं है बट एक बार ट्राई करने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ कंडक्टिंग लूप इज हेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, एक लूप है जो मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर है, perpendicular to area loop as shown in figure, magnetic field over the loop varies shown in figure। आपको दिख रहा है कि पहले t इक्वल टू 0 पे मैग्नेटिक फील्ड 0 था, फिर इंक्रीज होते हुए कहीं पे बढ़ा होगा, फिर कांस्टेंट रहा, फिर टाइम जैसे घट रहा है ये भी घट रहा है, 0 हुआ, फिर नेगेटिव यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ, इस तरह से ये चेंज हो रहा है। गिवन डायरेक्शन इंड्यूस करंट ऑफ कॉइल इज सच दैट
oppose any change in magnetic field lines through it, the choose the correct statement that direction outward to the plane of the paper is taken positive. पॉजिटिव मतलब सर अपवर्ड डायरेक्शन में और डायरेक्शन, नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड। तो अब यहां पे देखना देखना बच्चे, एक बहुत सिंपल सा बात है कि सर कोई भी लूप है, ठीक है ना, उससे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की ओर निकल रहे होंगे, बी। अब इसमें जो इंड्यूस्ड करंट होता है बच्चे, ठीक है, मान लो अगर ये बी इंक्रीज हो रहा होता, बी क्या हो रहा होता, इंक्रीज हो रहा होता, तो इसमें इंड्यूस करंट इस तरह से जनरेट होता कि जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो इसका अपोज करे, है ना। तो कभी भी लूप अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड के चेंज का अपोज करता है। लूप क्या करता है, लूप अपोज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इटसेल्फ, खुद से ही अपने मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करता है। तो मान लो अगर बी नॉट अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है तो एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ये लूप खुद ही क्रिएट कर देगा। किस डायरेक्शन में सर, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर मैं देखूं तो उसके लिए करंट, बच्चा आपको भी पता है, बी के डायरेक्शन में अंगूठा रखूंगा तो थंब अगर यहां रहा है तो अपना हाथ मोड़ना, तो क्या जो इंड्यूस करंट है वो क्या इस तरह से आई इंड्यूस करंट आएगा, बोलो। तो अब ध्यान से देखना, ये अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो देखना, पहले क्या था, पहले 0 से T1 के बीच में सर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था, बी इंड्यूस सर डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा तो करंट की भी डायरेक्शन किस तरह से होगी, इस तरह से होगी। मगर T1 से T2 के बीच में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, नहीं सर, जो इनिशियल था वही है। तो T1 से T2 के बीच में नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, और कोई भी चेंज T1 से T2 के बीच में नहीं हुआ है तो मैं इनडायरेक्टली क्या कह सकता हूं कि नो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो इंड्यूस करंट सर 0 होगा। अब एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, फॉर T2 टू T3, T2 टू T3, T2 टू T3 इंड्यूस करंट इज इन क्लॉकवाइज सेंस। तो एक बार देख लेते हैं सर, T2 टू T3 अगर मैं देखूं ना, T2 टू T3 देखूं तो T2 टू T3 आप देखना, पहले मैग्नेटिक फील्ड क्या था, पहले ज्यादा था, फिर T2 से T3 में कम हो रहा है, तो सर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव ही है सर, बी पॉजिटिव ही है, बी नॉट, बट ये डिक्रीज हो रहा है। अब चूंकि चेंज का अपोज करेगा तो डिक्रीज होने से रोकेगा, और डिक्रीज होने से रोका तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में क्रिएट करेगा सर, बी इंड्यूस्ड सर अपवर्ड डायरेक्शन में क्रिएट करेगा। अपवर्ड डायरेक्शन में क्रिएट करने का मतलब सर आई इंड्यूस्ड इस डायरेक्शन में आएगा, और आई इंड्यूस्ड इस डायरेक्शन में आने का मतलब क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। भाई इस डायरेक्शन में क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज ही तो हुआ, है ना। तो पहला ऑप्शन तो क्लॉकवाइज सेंस बोल रहा है, गलत है। दूसरा T1 टू T2, T1 टू T2 में कोई मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ नहीं, इंड्यूस करंट 0, बात बिल्कुल सही है, बी करेक्ट है। फॉर T5 टू T6, ऐसे ही T5 और T6 में देख लेना, T5 और T6 में क्या मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, देखना मैं यहां पे भी एक बार बना देता हूं, T5 टू T6 देखना, ये नेगेटिव है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है बच्चे, नेगेटिव है। और क्या ये बढ़ रहा है, बिल्कुल सॉरी, ये क्या डिक्रीज हो रहा है, पहले ज्यादा था T5 पे अब 0 हो रहा है, तो ये डिक्रीज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। डिक्रीज होने का मतलब लूप सर इसके चेंज का अपोज करेगा, अब डिक्रीज हो रहा है तो सर अपोज करने के लिए इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, तो बी इंड्यूस क्या इस डायरेक्शन में क्रिएट होगा, बिल्कुल सर। और बी इंड्यूस अगर इस डायरेक्शन में क्रिएट हुआ तो करंट सर इस डायरेक्शन में जाएगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, आई इंड्यूस्ड, यानी क्या होगा सर, आप देखोगे तो क्लॉकवाइज होगा। तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा है, सी भी गलत है, इसी तरह डी भी आपका गलत आएगा बच्चे।
तो ये समझ में आया कि किस तरह से डायरेक्शन देखना है। और डायरेक्शन देखना बहुत ईजी है। क्या देखना है सर? अपोज करता उसके चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड को, यानी अगर कम हो रहा होगा तो इंक्रीज कराने की कोशिश करेगा लूप, और अगर डिक्रीज हो रहा इंक्रीज होगा तो डिक्रीज कराने की कोशिश करेगा, बस। ठीक है। तो बच्चे ये 2021 से लेके 2022 के बीच में जो एनएसओ का पेपर था उसके प्रीवियस ईयर के फिजिक्स सेक्शन के आपके पास सारे क्वेश्चन मौजूद हैं। तो आप अगर इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो विजिट कर सकते हैं आप हमारे इस साइट पे। ठीक है, अपना लॉगिन करने के लिए आप जो भी इसमें डाटा है वो आराम से डाल सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका पास कोई भी क्वेरी हो तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब में मतलब आप क्वेरी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन काफी इजी तौर पे समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो थैंक्स बच्चे, टेक केयर, बाय।